प्यारे छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। छात्रों, आज हम लोग कक्षा 8वीं, 9वीं एवं 10वीं के संस्कृत विषय में रचनात्मक कार्य के अंतर्गत पूछे जाने वाले एक महत्वपूर्ण प्रश्न चित्र वर्णनम या चित्राधारित लेखनम की चर्चा करने जा रहे हैं। वैसे तो विभिन्न कक्षाओं में इस विषय पर 5 से 10 अंकों तक के प्रश्न पूछे जाते हैं। चित्र वर्णनम का कार्य आरंभ करने के पूर्व कुछ महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बातों की चर्चा यहाँ कर लेना आवश्यक है। सर्वप्रथम दिए गए चित्र को भली भांति देखना चाहिए कि यह चित्र किस चीज़ का है। अर्थात जो चित्र आपके सामने है, आप पहले उसे ध्यान से देखेंगे, यह चित्र किस चीज़ का है, आप उसे पहचानने का प्रयास करेंगे। तत्पश्चात मंजूषा में दिए गए शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके अर्थों को भी समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि मंजूषा में जो शब्द दिए गए हैं वे सारे शब्द क्या हैं, उन शब्दों का क्या अर्थ है, इनको समझने का प्रयत्न करना चाहिए। उसके बाद मंजूषा में दिए गए शब्दों में आवश्यकतानुसार लिंग, विभक्ति, वचन एवं पुरुष में यदि संभव हो तो आप परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए इस पर विशेष चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ समझा देना आवश्यक समझता हूँ कि यदि कोई शब्द मान लेते हैं प्रथमा विभक्ति में दिया हुआ है और आपको आवश्यकता अनुसार वहाँ षष्ठी विभक्ति या सप्तमी का प्रयोग करना उचित प्रतीत होता है तो आप कर सकते हैं। उसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। वाक्यों को लिखते समय आसान एवं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मतलब आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम सरल शब्दों का प्रयोग करें, सरल भाषा हो, ज़्यादा क्लिष्ट भाषा का प्रयोग आप न करें। इससे बचना चाहिए क्योंकि उसमें अशुद्धि होने का डर बना रहता है। आपके द्वारा लिखे गए वाक्य दिए गए चित्र से संबंधित होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लिख रहे हैं किसी और विषय के बारे में और चित्र किसी दूसरे चीज़ का दिया गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप जो वाक्य लिख रहे हैं उन वाक्यों का दिए गए चित्र से तालमेल होना चाहिए। वो सारे वाक्य दिए गए चित्र से संबंधित होने चाहिए। वाक्य बहुत बड़ा अथवा छोटा नहीं होना चाहिए। ऐसा आप मत सोचिए कि आप बहुत बड़े वाक्य लिख देंगे तो आपको ज़्यादा अंक दिए जाएंगे। नहीं, बड़े वाक्यों के प्रयोग करने से हमें बचना चाहिए क्योंकि आप बड़ा वाक्य प्रयोग यदि करते हैं तो हो सकता है कि वहाँ गलती हो जाए, गलती होने की संभावना रहती है। किंतु ध्यान रहे, ऐसा नहीं कि वाक्य बहुत छोटे हो जाए, तो न तो बहुत बड़ा और न बहुत छोटा। चित्र वर्णन में किसी भी तरह की भूमिका या उपसंहार नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि चित्र वर्णन में आपको किसी भी तरह की भूमिका भी नहीं देना है और यहाँ उपसंहार करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। निर्देशों का पालन करना चाहिए। चित्र वर्णन करने के पहले दिए गए निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि हमें कितना वाक्य लिखने के लिए कहा गया है। कभी कभी 4 वाक्य लिखने के लिए कहा जाता है। वैसे सामान्यतया 5 वाक्य लिखने को कहा जाता है। वैसे अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग निर्देश दिए जाते हैं, इसलिए आपको निर्देशों का पालन बखूबी करना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 5 वाक्य लिखने के लिए कहा गया और आप 6 वाक्य लिख दें,
7 वाक्य लिख दें कि हम ज़्यादा लिख देंगे तो अधिक अंक मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जितना लिखने के लिए कहा जाए उतना ही करना चाहिए। चित्र वर्णन के क्रम में आपकी प्रथम पंक्ति से ही यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि आपने चित्र की पहचान सही की है। मतलब कि आप जब पहला लाइन लिखते हैं तो उससे ये पता चल जाना चाहिए कि आपने चित्र को सही ढंग से पहचान लिया है कि यह किस चीज़ का चित्र है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपके जो वाक्य होने चाहिए वो सारे के सारे वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए। तो इन सारी बातों को समझ लेने के पश्चात आइए अब हम प्रारंभ करते हैं चित्र वर्णनम की प्रक्रिया को। स्लाइड में यहाँ आप चित्र देख रहे हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ एक भवन दिखाया गया है। भवन को अच्छी तरह से देखने से यह विद्यालय भवन प्रतीत होता है, क्योंकि सामने में कुछ बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, कुछ लड़कियां हैं वो भी खेल रही हैं, कुछ लड़कियां दौड़ रही हैं, कुछ पेड़ पौधे फूल इत्यादि दिखलाए गए हैं। तो इससे साफ पता चल रहा है कि यह विद्यालय का भवन है। फिर भी आपको किसी तरह का कोई संदेह होता है तो नीचे देखिए मंजूषा में लिखा हुआ है विद्यालयः बालः भवनम कंदुकः। इससे साफ पता चल जा रहा है कि यह विद्यालय का भवन है। तो आपने जब अच्छी तरह से पहचान कर लिया कि यह विद्यालय का भवन है तो आप चित्र वर्णनम की प्रक्रिया को आरंभ करें। तो इसमें चित्र वर्णनम की प्रक्रिया में ध्यान देंगे, मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ कि आपको सरल, शुद्ध और 9 अधिक बड़े और 9 अधिक छोटे वाक्यों का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम वाक्य लिखते हैं इदं विद्यालयस्य चित्रम अस्ति। मैं बोला था कि आपके चित्र वर्णनम की प्रथम पंक्ति से ही स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यह किस चीज का चित्र है। तो इदम अर्थात यह, विद्यालयस्य इसमें षष्ठी विभक्ति लगी हुई है अर्थात विद्यालय का, चित्रम चित्र अस्ति है। इसको मैं थोड़ा सा व्याकरणिक दृष्टि से भी समझा देना चाहता हूँ। आप यहाँ देख रहे हैं कि इदम और चित्रम, चूंकि यहाँ चित्रम नपुंसक लिंग है इसलिए इदम का प्रयोग किया गया है। यहाँ आप अयम या इयम का प्रयोग करेंगे तो अशुद्ध हो जाएगा। एक बात और बताना चाहता हूँ, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इसे इदम विद्यालयस्य चित्रम ही लिखें। आप यहाँ इदम चित्रम विद्यालयस्य ये भी यदि लिख देते हैं तो वह भी शुद्ध माना जाएगा। संस्कृत में शब्द को आगे पीछे करने से उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आइए अब हम दूसरा वाक्य लिखते हैं। अत्र एकम विशालम भवनम अस्ति। मैं पहले ही चर्चा किया था कि यहाँ एक भवन दिखाई पड़ रहा है। तो अत्र अर्थात यहाँ, एकम विशालम भवनम एक विशाल भवन है। इस पंक्ति पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। विशालम भवनम, आपने पढ़ा होगा विशेष्य और विशेषण। विशेष्य और विशेषण में दोनों में लिंग विभक्ति और वचन समान होना चाहिए। तो इसलिए देखिए मैं जब लिखा हूँ विशालम, ये नपुंसक लिंग में प्रयोग हुआ है, यहाँ भी है भवनम और इधर एकम, तीनों में नपुंसक लिंग का प्रयोग किया गया है। तो इन व्याकरणिक सावधानी पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है। आइए हम तीसरे वाक्य पर चलते हैं। अस्मिन् चित्रे, मैं थोड़ा सा यहाँ परिवर्तन कर रहा हूँ और लिख रहा हूँ अस्मिन् चित्रे बालाः कंदुकेन क्रीडन्ति। अस्मिन् चित्रे, आप ध्यान देंगे बच्चों, चित्रे में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, सप्तमी एक वचन। तो मैं इधर भी अस्मिन् में लगाया सप्तमी एक वचन, क्योंकि विशेष्य विशेषण का नियम मैं अभी बतलाया।
तो अस्मिन चित्रे बालाः कंदुकेन क्रीडन्ति, इस चित्र में बच्चे गेंद से खेलते हैं। चौथा वाक्य, अत्र बालिकाः धावन्ति, यहाँ लड़कियां दौड़ रही हैं। चित्र में आप देख रहे हैं, मैं पहले ही जिक्र किया था कि कुछ लड़कियां खेल रही हैं, कुछ दौड़ रही हैं। तो लिखने को तो बहुत सारे वाक्य लिखे जा सकते हैं, किंतु निर्देश का भी पालन करना है और निर्देशों का पालन करते हुए हमें 5 वाक्य ही लिखना है। इसलिए मैंने अत्र बालिकाः धावन्ति इस वाक्य को चुना। अब अंतिम वाक्य 5वां, विद्यालये वृक्षाः पुष्पाणि च सन्ति। विद्यालय, पुनः मैंने सप्तमी विभक्ति का प्रयोग यहाँ किया। विद्यालय में वृक्षाः मतलब बहुत सारे वृक्ष, अनेक वृक्ष बहुवचन में है। पुष्पाणि च सन्ति, यहाँ पुष्पाणि नपुंसक लिंग में, प्रथमा बहुवचन, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। विद्यालये वृक्षाः पुष्पाणि च सन्ति, विद्यालय में बहुत सारे वृक्ष और बहुत सारे फूल हैं। तो इस प्रकार से इस चित्र निर्माण की प्रक्रिया को पूरा किया गया कि आपको यहाँ 5 वाक्य ही लिखने हैं। अब आपको मैं कुछ अभ्यास कार्य के लिए यहाँ चित्र दिखा रहा हूँ। देखिए स्लाइड में आप इस चित्र को देख रहे हैं। यहाँ एक छोटी सी बच्ची से कुछ कार्य कराया जा रहा है, जो देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जबरन उस बच्ची को प्रताड़ित कर काम कराया जा रहा है, जो सर्वथा अनुचित है। एक मेज पर पुष्प पात्र में फूल रखे हुए हैं, मंजूषा भी दिया हुआ है, मंजूषा में भी शब्द हैं। तो इस तरह से आप इस पर छोटे छोटे, 9 अधिक छोटे 9 अधिक बड़े, सरल और शुद्ध 5 संस्कृत वाक्यों की रचना करने का अभ्यास करेंगे। पुनः मैं आपको दूसरा चित्र दिखा रहा हूँ। दूसरा जो चित्र आप अभी देख पा रहे हैं, इस चित्र को देखने से यह किसी चिकित्सालय का चित्र प्रतीत हो रहा है, क्योंकि एक डॉक्टर बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, एक रोगी है, कुछ और उसके सगे संबंधी वगैरह हैं। और मैंने जैसा कि आपको कहा कि चित्र को देखने से यदि आपके मन में किसी तरह का संदेह हो तो आप मंजूषा के शब्दों से भी सहायता ले सकते हैं। तो इस तरह से मैं और भी कुछ चित्र दिया हूँ आपको अभ्यास करने के लिए, और इन सारे चित्रों को जैसा कि मैंने पूर्व में समझाया, अच्छी तरह से आप ध्यान से देखेंगे और देखने के पश्चात आप अभ्यास करना प्रारंभ करेंगे। और आपकी सुविधा के लिए कि आपने अभ्यास किया, आपने सरल और शुद्ध संस्कृत वाक्यों में चित्र वर्णनम का कार्य किया, इस शुद्धता की जांच करने के लिए उत्तर भी दिया गया है, जिसे उत्तराणी कहकर यहाँ अंकित किया गया है। और मैं जो 5 अभ्यास कार्य आपके सम्मुख प्रस्तुत किया हूँ, उन 5 अभ्यास कार्य के उत्तर यहाँ दिए हुए हैं। उन उत्तरों से आप अपनी शुद्धता की जांच कर लेंगे। प्यारे छात्रों, आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से मुझे अनुप्रेरित करने का कार्य अवश्य करें, ताकि भविष्य में मैं आपके लिए और भी ऐसे ही वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को सब्सक्राइब एवं नोटिफिकेशन बटन को ऑन करना न भूलें, ताकि भविष्य में मेरे द्वारा अपलोड किया गया कोई भी वीडियो सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद।